अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आज के शो का आगाज़ करेंगे इस बात से कि पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया था न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने और उसके बाद फॉलो किया था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने। और अब खबर ये सामने आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं आयन वॉटमोर, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा एक दबाव भी था सीरीज कैंसिलेशन के बाद। बरतानवी वजीर आजम जो है वो भी नाखुश थे इन तमाम बातों से और बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बन चुका था। पूरी दुनिया से तनकीद की जा रही थी, सहाफ़ियों की बात करें, कमेंटेटर्स की बात करें, हर जगह से आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। वेस्ट इंडीज़ से लोगों ने इस बारे में क्रिटिसिज्म की, फिर साउथ अफ्रीका से भी आवाज़ें उठना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा ये मामला जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए थे। फिर खिलाड़ियों ने भी इस बात का एयर को क्लियर किया कि उन्होंने उनसे किसी किस्म की मशावरत नहीं की गई थी टूर को कैंसिल करने पे। हालांकि ये कहा गया था कि प्लेयर्स को वो मेंटली प्रेशर में नहीं डालना चाहते, लेकिन जब ये सारी बातें सामने आई उसके बाद बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया था इन वॉटमोर के ऊपर और बिलाखिर उनको अब ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। हमें इस बारे में बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे और हम साथ में नेशनल T20 कप के ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 5 साल की टर्म थी आयन वॉटमोर की और अभी उन्होंने तकरीबन 10 महीने ही काम किया था और अब उनको इस्तीफा देना पड़ गया है पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करने पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? वालेकुम सलाम। तो सबसे बड़ी बात कि कॉन्फ्रेंसी जो थी वो सामने आ गई खुल के उसी वक्त और उसका नतीजा आज हमारे सामने आ गया सारा कुछ। और इसका मतलब है बोर्ड ने सही अपना मुकदमा लड़ा है जाके और बहुत जल्दी इसका नतीजा हमें सामने आया है। हम क्रेडिट देते हैं क्रिकेट बोर्ड को और यकीनी तौर पर चेयरमैन को भी क्यों इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लिया। और उसके बाद ये कल मेरा ख्याल उनकी या आज मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके बाद उन्होंने सारी बातें करने के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। वो पता तो चल गया था कि हमारे खिलाफ कौन सी बातें की जा रही हैं। बहरहाल जिन लोगों ने की है वो भुगत रहे हैं उस चीज़ को। आज आपने देख ही लिया कि इंग्लिश के जो हैं वो उन्होंने रिजाइन किया क्या करवाया गया होगा क्योंकि गलत फैसला उनका था और इसमें प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन तौसीफ साहब, ये भी तो कहा जा रहा था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और मिसालें दी जा रही थी कि बरतानिया में तो कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होती। तो फिर अब ये समझा जाए कि आखिर ये सारी चीज़ें जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी, एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है और मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। और देखिए, ठीक है, कुछ भी कैसा भी इदारा हो जो भी हो, एक चीज गलत है तो उसकी गवर्नमेंट भी तो इस चीज को देखेगी ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखेगी। और जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि न्यूजीलैंड जैसे गई और फिर इंग्लैंड ने खुद मना कर दिया है, वेट नहीं किया और उन्होंने पहले से मना कर दिया, तो ये चीजें तो सामने आ गई। तो जाहिर है, हाँ ये जरूर है कि वहाँ पे रिजाइन दे दिया जाता है। रिजाइन दे दिया उन्होंने और मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान की कामयाबी है बहुत बड़ी। और अब दे रहा है, दुरुस्त है। मैं जैसा मुझे पूरी न्यूज़ नहीं है लेकिन वो शायद जो है टूर पे भी आमादा हो गए आने के लिए। तो ये हमारी कामयाबी है इसमें और यकीनी तौर पे हम लोग ठीक थे। जिन लोगों ने ये चीज़ें की वो इसका नतीजा और आगे चल के और सामने आ जाएगा। तौसीफ साहब, रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया आज। उन्होंने कहा कौम को बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और वो अपनी जो सीरीज़ को छोड़ के यहाँ से चले गए दौरे को, तो वो उसको रीस्केड्यूल करना चाहते हैं और वो सीरीज़ पाकिस्तान में ही खेली जाएगी और बहुत जल्द इसके बारे में तफसीलात भी बता दी जाएंगी। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? या ठीक कहा आपने। और देखें ना, जो काम कहा गया था और इस पे सब जाहिर है इतने इमीडिएटली सारा कुछ हुआ था। हम लोग भी उस पर बिल्कुल तैयारी में बैठे थे कि जी अब कमेंट्री या एक्सपर्ट कमेंट्स और ये वो सब हमने देने हैं। स्टूडियो में बाकायदा हम बैठे हुए थे और यकायक ये चीज़ हो गई और उसके बाद सारा कुछ जो पता चला कि ये तो किसी ने हमारे खिलाफ सारा कुछ किया है। और जाहिर है उसमें इन्वॉल्वमेंट तो बड़े बड़े उनकी होगी, जाहिर है इंडिया तो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो लोग जिन्होंने ये कुछ किया, जाहिर है अब उन लोगों को भी पता चला कि भाई हम जो कुछ कर गए गलत कर गए। और जहाँ से कुछ बहरहाल वो तो एक चीज उस वक्त थी कि
सबको अपनी फिक्र होती है कि जी कोई हमें ऐसी थ्रेट आई है या कुछ कोई भी हो, हर कोई परेशान, लेकिन उनका तरीकेकार गलत था जिस तरह वो छोड़ के गए थे। तो अब वो उस चीज को मान रहे हैं, चलें ठीक है, हमने भी अपना जो है वो सबके दुनिया के सामने रखा और जिसका नतीजा आज हमें मिल रहा है। और इसमें यकीनी तौर पे हम खामोश नहीं बैठे, बल्कि चेयरमैन ने आन के जब कहा था कि हम इसका आगे चल के लड़ेंगे इस पे, तो उन्होंने लड़ा और लड़ने के बाद नतीजा मेरा ख्याल है महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर आ गया नतीजा सामने के। अब वो आमादा भी हो गए उस पे और बहुत खुशाइन बात है कि हम इसमें जीत हुई है हमारी, और जो लोग हमारे खिलाफ करना चाहते थे वो जो है नाकाम हुए इसमें। और फिर ये कि कोई बात नहीं, हम अब इस चीज को भूल जाएं, हम तैयारी करें एक तो ये वर्ल्ड कप की, और साथ साथ हम जो टीमें आने की बात कर रही हैं, यानी न्यूजीलैंड की भी हम सुन रहे हैं कि दिसंबर में शायद जो है उनका टूर, या इंग्लैंड जो भी अरेंजमेंट होगी, जैसा रमीज ने कहा है, रमीज राजा साहब ने कहा है कि जी हम खुशखबरी देंगे जल्दी, तो हमारे लिए और आवाम के लिए बड़ी खुशाइन बात है ये। बिल्कुल एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी की गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होती जा रही है। तौसीफ साहब, नेशनल T20 कप की सेकंड लेग लाहौर में इस वक्त जारी है। अब तक जो ओवरऑल खिलाड़ियों की कारकर्दगी रही, खासतौर पर अगर हम बात करें वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के मेंबरान की, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप ओवरऑल? देखिए सच मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लग रही इनकी परफॉर्मेंस, जो साफ बात है, और इस पे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि देखें इस टीम में कुछ थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए। और बिल्कुल मेरा अपना ख्याल है, कोई और अपने व्यूज रखता होगा, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें 2-3 चेंजेस होनी चाहिए, जो कि हम सुन भी रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसे प्लेयर जो मुझे नहीं समझ आई, पहले तो बाद में कह रहे थे कि ये गलत हुआ है सारा कुछ, और अब वो कह रहे हैं कि जी इसी टीम को जाना चाहिए। तो मुझे तो हैरत हुई है, पता नहीं क्या वजूहत हैं कि जो वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। इससे हमारी कोई बदनामी होने वाली नहीं है। हमें एक मौका है कि हम अपनी, बल्कि सारी टीमों को एक मौका है कि अपने वो उसमें अनफिट भी हो जाते हैं प्लेयर, ऐसी बात नहीं है, फिटनेस भी प्रॉब्लम आ जाती है। उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि इस डेडलाइन पे जो है आप जो है वो टीमें अपनी फाइनलाइज कर सकते हैं, तो हमें कोई बुराई तो नहीं है, हम फाइनलाइज कर सकते हैं। एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस के उस पर जाएंगे, और वहां से तो कोई मनाइदगी नहीं है, हमें तो अपने यहाँ से मनाइदगी है ना, कि यहाँ से कह रहे हैं लोग, तो इसमें नहीं है। हमें जो खला पुर करना है उसे हर हाल में हमें करना चाहिए। तौसीफ साहब, कल बलूचिस्तान की टीम के 4 खिलाड़ियों के कोरोना के टेस्ट जो हैं वो मुस्बत रिजल्ट सामने आया उनका, जिसके बाद उनका जो मैच था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, कल वो मैच नहीं खेला गया। आज शोएब मकसूद साउथर्न पंजाब के कप्तान थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शोएब मकसूद जो है वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 टीम का स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। आज का मैच वो मिस आउट कर रहे हैं। कल से खिलाड़ियों ने बायोसिक्योर बबल के अंदर चला जाना है वर्ल्ड कप के लिए, तो किस तरीके से देख रहे हैं आपके कहीं उनकी तबीयत जो है वो इस तरीके से नासाज ना हो जाए कि कहीं उनको टीम से मिस आउट करना पड़े? देखिए अभी तक 1-2 इनिंगें जो उन्होंने खेली थी, उसके बाद मुझे तो ये लग रहा है कि उनसे तो खतरा टल गया था, और वो जो है स्क्वाड का हिस्सा है। वो जो चेंज होने की बातें हम सब कर रहे थे, बज़ाहिर लग रहा था। लेकिन आई थिंक अब ये तो देखना है कि पोजीशन है क्या। आज मीटिंग भी कोई बैठी हुई है मेरा ख्याल, सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन ने भी कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं, तो हमारा तो एक प्रॉपर अभी वक्त आ गया, अभी हम इसको छोड़ के एक बेहतरीन टीम सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और हम तैयारी पूरी हमारी वहाँ जाने की होगी। तो कौन आता है कौन नहीं आता, हमने तो पॉइंट आउट कर दिया कि भाई इस तरह होना चाहिए, ये गैप्स हैं, इसको कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो हम भी पीएंगे, पाकिस्तानी सपोर्ट करेंगे इस टीम को, कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे अपने व्यूज हैं, जो हमने इतना टाइम खेला है, हमें ये लगा कि ये इस टीम में थोड़ा ये प्रॉब्लम्स हैं, हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए पाकिस्तान हमारी मुल्क की टीम है, अगर जो टीम जाएगी जब उनकी नज़र में होगी अच्छी, हमारे व्यूज वही रहेंगे कि जी ऐसा होना चाहिए था। अल्लाह करे ये सारे अच्छा परफॉर्म कर दें, और डेफिनेटली बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए एक्स प्लेयर,
मैं इसको फुल सपोर्ट करूंगा इस टीम को। तौसीफ साहब, एक मीटिंग आज है, चीफ सिलेक्टर उसका हिस्सा होंगे, हेड कोच जिन्होंने होना है वो भी गालिबन उसका हिस्सा होंगे और उनकी मुलाकात है पीसीबी के आला हुकाम के साथ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उस मुलाकात का हिस्सा होंगे। कौमी टीम के अंदर कुछ तब्दीलियों के वाज़ेह इम्कानात हैं और पिछले चंद दिनों से जो है हमें ज़राए भी ये बता रहे हैं कि 2 से 3 जो है वो कन्फर्म तब्दीलियाँ हैं जो कि कौमी टीम में की जाएंगी। इस 11th आवर के ऊपर अगर कोई कौमी टीम के अंदर तब्दीली होती है तो चीफ सिलेक्टर को फिर आप रुखसत होते देख रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद? देखिए, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है ये कि हम किसी को कहें कि जाएं आप। कोई खुद छोड़ के चला जा रहा होता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको नजर आ रहा होता है चीजें। और खुदा न खास्ता हमारा भी ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर जबरदस्ती जो है पॉइंट आउट करें, उंगलियां उठाएं उनके ऊपर। लेकिन जब कोई चीज गलतियां हो रही होती हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं हम तो बेजा किसी से हमारी कोई पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें गलत हुई हैं, उस पर हमने चीफ सिलेक्टर को भी और लोगों को भी बताया कि जी ये ठीक नहीं है। हो सकता है उनकी नज़र में ठीक हो, मेरी नज़र में ठीक नहीं था, और किसी की नज़र में भी ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं, और आपने जो बात की, मैं तो अभी भी कहता हूँ इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए। और हम तो पहले प्रोग्राम से भी आपसे बात की, तब भी मैंने यही कहा था कि इसमें देखें ये चीजें, इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है कि आपने उस टाइम में आपको मौके मिले और आपने जो है उन प्लेयर्स को नहीं देखा, क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, हमने वो देखने की कोशिश नहीं की। आज हम देख रहे हैं कि रिजवान और जो है वो कप्तान खुद जो है बाबर, वही हमारे इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो शोएब मलिक इस वक्त सीनियर मेंबर हैं, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। और जाहिर है हम तो यही कहते हैं कि इतने क्रूशियल उसमें आप सारी चीजें छोड़ के इनको जो है आप लें, एक्सपीरियंस भी काम आएगा जरूर, और जाहिर है यंग प्लेयर भी आपके साथ होंगे। लेकिन चेंजेस तो अब भी मैं कहता हूं कि मेरी नजर में तो होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बैलेंस टीम का होना ज़रूरी है ताकि एक्सपीरियंस और जो यूथ है वो एक साथ खेले और सीखे भी। हमें साथ में बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट तजिया निगार हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। सर, क्योंकि अभी सरफराज की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही है इस नेशनल T20 कप के अंदर, काफ़ी रन स्कोर किए हैं और आज़म खान के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान उनको वर्ल्ड कप के अंदर लेके जा रहा था, तो अब लग ऐसा रहा है कि आज़म खान को शायद ड्रॉप कर दिया जाए अगर टीम के अंदर कोई तब्दीली होती है। उसका ऐलान आज गालिबन कर भी दिया जाएगा अगर होती है कोई तब्दीली। तो सरफराज का नाम अब सामने आ रहा है एक एज अ पॉसिबल रिप्लेसमेंट, और शोएब मलिक और सरफराज के बीच में ऐसा एक टाई वाली सिचुएशन लग रही है कि दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जी वजात, वैसे अगर परफॉर्मेंस पे और आदाद शुमार पे बात की जाए तो सरफराज टीम में पहले ही उनका हक बनता था कि वो टीम में शामिल हों। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा जब किसी का चेहरा बुरा लगने लगता है तो फिर उसको हर जगह से गिरा दिया जाता है। सरफराज ने इस नेशनल T20 कप में बहुत अच्छी बैटिंग की है, कप्तानी बहुत अच्छी की है। सिंध की टीम हालांकि कमजोर टीम है, इतनी अच्छी टीम नहीं है, फिर भी उसको टॉप लेवल पे लेकर आए हैं। वो तो सरफराज का हर तरीके से हक बनता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाए। लेकिन मसला यही है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पावरफुल लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये ऊपर हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है कि सरफराज को टीम में शामिल ना किया जाए। तो उनका ख्याल है कि सरफराज का अपना टेन्योर खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने नेशनल T20 कप T20 वर्ल्ड कप से पहले रखा है और आपका मकसद ये है कि आप उसमें प्लेयर्स को दोबारा देखें और उसमें जो अच्छे खेलें उनको टीम में शामिल करें, तो फिर आपको उस पर चलना चाहिए। जो आप एक प्रोटोकॉल बनाते हैं उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट भी तो करें ना। आप प्रोटोकॉल तो बना दिया, अपना इतना पैसा भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा टूर्नामेंट कर दिया, सब प्लेयर्स एंगेज कर लिए, और फिर उसके बाद भी उस पर कुछ नहीं। अब आजम खान के पास सिर्फ एक ही उनके पास प्लस पॉइंट है कि वो यंगस्टर है। इसके अलावा
आजम खान के पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, ना बैटिंग स्किल है, ना उनके पास क्राइसिस में बैटिंग करने की सलाहियत है। आप देखें, जब भी क्राइसिस में टीम है, जिस टीम से भी वो खेलें, कोयटा ग्लेडियर्स से खेलें या किसी से भी खेलें, सिंध से खेलें, वो क्राइसिस में नहीं खेल पाते। तो अब सरफराज जो है वो क्राइसिस को समझते हैं, वो बहरान में जब टीम हो तो संभालना जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप में उनका तजर्बा बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ सरफराज को पहले ही शामिल किया जाना चाहिए था। और अभी भी सरफराज जो है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में प्लस पॉइंट है, वो टीम के लिए खुशदिल शाह, शोएब मकसूद से ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। इवन आई थिंक शोएब मलिक से भी ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। शोएब मलिक से कमजोर बॉलिंग के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर पाते हैं, अब उनके पास वो नहीं है बात जो पहले थी। तो मैं समझता हूँ सरफराज इस वक्त सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तौसीफ साहब, आपकी तरफ में आऊंगा। जिस तरीके से हैदर साहब ने बात की कि सरफराज की बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है और अगर टीम की सिलेक्शन मेरिट के ऊपर होती है तो फिर सरफराज की जगह कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि आजम खान की कारकर्दगी उस तरीके से नहीं रही और हमें एक बैकअप विकेट कीपर साथ रखना होगा, तो सरफराज जो है वो उसके लिए एक आइडियल कैंडिडेट है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो माजरत के साथ कराची जो सिंध की टीम बनी है वो बेस्ट टीम है। मैं माफी चाहता हूँ कि ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ये बेस्ट पॉसिबल टीम है। हाँ, उनके ऑफिशियल अगर ठीक नहीं है तो उसकी तो मैं कोई वो नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, जब तक रिजवान अनफिट नहीं होते, चाहे वो सरफराज हो या मोइन साहब के साहबजादे हों, ये खेल 11 में तो नहीं आते। इसलिए कि आपको मिडिल ऑर्डर में इस तरह की बैटिंग का किसी को आइडिया है नहीं। ऑनेस्टली बताएं तो सरफराज को भी इतना ऐसा आइडिया नहीं मिडिल ऑर्डर में जो होना चाहिए। उनको पहले गलत निकाला, बिल्कुल ठीक है, ये हम खुद भी कहते आए हैं कि उनको गलत ड्रॉप किया था 2020 से। पर अब मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जब तक वो ये मौजूद है रिजवान, जब अनफिट होंगे तभी ये दोनों में से कोई खेल सकता है, वरना इनकी मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन कौन करेगा कीपिंग? तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो है वो कीपिंग छोड़ेंगे वो रिजवान? नहीं, वो कीपिंग नहीं छोड़ेंगे। वो फील्डिंग कर सकते हैं मगर वो कीपिंग नहीं छोड़ेंगे। सरफराज फील्ड में नहीं रह सकते, जो बात सच है वो कहने की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक वो जो है इनके ये टीम के अंदर आ सकते। वो चीज दूसरी है कि दूसरी कंट्रीज में जो विकेट कीपर थे वो फील्डिंग भी कर लेते थे। मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, बड़े क्विक होते थे। इसमें मैंने रिजवान को देखा है फील्डिंग करते हुए, वो क्विक फील्डर भी है। तो ये तो एक बात अलग ही हो गई कि आपका जो है वो आप सोचें कि कीपिंग कोई और करेगा सरफराज के होते तो रिजवान के होते हुए, ये तो बिल्कुल नहीं। वो ठीक है, अब जो गलती हुई है, खिलाया गया, कुछ उनकी गलती, कुछ दूसरों की गलती, इसको मैं ऐसे फेवर नहीं करूंगा, मैं तरीके से फेवर करूंगा। इसमें शोएब मलिक की जहां तक बात की, नहीं, शोएब मलिक खत्म नहीं हुए, सामने नजर आ रहा है और एक्सपीरियंस का बड़ा मोल होता है और सच्ची बात है। मैं जो है उनके फेवर में इसलिए हूँ कि ये कितने बड़े क्रूशियल, उसमें आप किसी ऐसे आदमी को जो है ले जाके खिला दें तो वो गलत नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस है। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि उनको जरूर रखा जाए इस स्क्वाड के साथ, और एक दो चेंजेस और जो होनी चाहिए जरूर। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। रमीज राजा साहब के जो है वो कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं आज भी, और उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाना चाहता है क्रिकेट का, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें शामिल हों। उन्होंने फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर बात की कि जब तक इन ममालिक के पास पैसा नहीं होगा तब तक दूसरी जो बड़ी टीमें हैं, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, वो हमारे होम ग्राउंड्स के ऊपर आकर क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को? देखिए, रमीज राजा की स्ट्रेटेजी या उनकी जो विश है वो काबिल इज्जत है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा हो नहीं सकेगा। माजी में भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन बांग्लादेश वो बोर्ड था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया कई बार, और इस तरह साउथ अफ्रीका जो है वो ठीक है, पाकिस्तान के साथ आजकल उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहे। तो एक ऐसा ब्लॉक बनाना शायद आसान हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज करना, ये बहुत मुश्किल होगा। अब रमीज राजा चूंकि खुद भी क्रिकेटर रहे हैं,
उनके ताल्लुकात हैं हर जगह और लोगों को जानते हैं। हो सकता है कि वो लोगों को कन्विंस कर सके, क्योंकि माजी में जो चेयरमैन रहे हैं वो ब्यूरोक्रेटिक अपने बैकग्राउंड से आते थे, तो उनको इतना ज्यादा शौक भी नहीं था और वो ज्यादा उसमें दखल भी नहीं देते थे, सोचते भी नहीं थे इस बारे में। लेकिन रमीज राजा कुछ करना चाहते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखें आईसीसी में ब्लॉक तो पहले से बने हुए हैं। इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का ब्लॉक जो है वो पहले ही उन्होंने जो है वो 3 बिग का चक्कर चलाया था, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे और तरीके अपनाए। फिर आईपीएल अभी जो थी, आप देखें आज जो इंग्लैंड के चेयरमैन है उनका, ईसीबी के, उनका रिजाइन आया। अगरचे उन्होंने अपनी वजूहत दूसरी लिखी, लेकिन मीडिया में और दुनिया भर में ये एक रिएक्शन आया है कि शायद वो जो उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान का टूर ना किया जाए, वो प्रेशर था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सामने है रमीज राजा के, और रमीज राजा समझते हैं मेरे ख्याल से कि इस वक्त हो सकता है कि अगर वो ब्लॉक बना लेते हैं ये 4 मुल्कों का, तो शायद वो पावरफुली आईसीसी में अपनी बात को स्टेयर कर सकें, वहां पे उनको आगे ला सकें। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होगी कि इन मुल्कों के आपस में रिलेशंस कैसे हैं, ये भी, क्योंकि ये जितने मुल्क हैं इनके क्रिकेट बोर्ड्स गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, तो जब वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है बोर्ड्स, तो अगर गवर्नमेंट उस मुल्क की नहीं चाहेगी कि दूसरे मुल्क के साथ मिलकर काम करें, तो बोर्ड्स क्या कर सकते हैं। इवन टूर कैंसिल हो जाते हैं, टूर्स नहीं होते। बांग्लादेश देखें कितनी बार उन्होंने टूर कैंसिल कर दिया पाकिस्तान का विदाउट एनी रीजन। तो ये सारी चीजें आप देखना है कि आगे फ्यूचर में देखें क्या होता है। जैसे जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट होगी वैसे ही क्रिकेट बोर्ड्स का बिहेवियर सामने आएगा। तौसीफ साहब, आपकी तरफ आऊंगा। रमीज राजा का एक और स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कुछ इश्यूज का इजहार किया है। पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमों के कोचेस हैं, उन्होंने कहा कि 20% कोचेस जो हैं उनको फारिग करना पड़ेगा। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, खराबियां तो हैं, और ये एक आज की नहीं है, बहुत पुरानी खराबियां हैं, और उसमें जाहिर है कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं जो अंदर रहते हैं मगर पॉइंट आउट नहीं कर पाते, उनकी कई वजूहत होती हैं। दूसरी बात, अभी ये जो बात कर रहे थे ना, हमारी कामयाबी अभी ये हुई है कि देखें अभी थोड़े ही अरसे में हम जो है ना, ये जो है ना रिटायरमेंट देने का, इन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, और कुछ तो ये एक जो सिलसिला है ये डेफिनेटली हो सकता है, हमारी रूस होनी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, और आपको पता ही है कि पैसा किसके पास बहुत जो है वो पैसा इस्तेमाल करता है, और उसी की वजह से वो ब्लॉक भी बने थे। तो आई थिंक रमीज का एक तजर्बा बड़ा है, और मैं तो बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि ये अभी जरा सी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, और हम जो आज देख रहे हैं तमाम टीवी पे प्रोग्राम भी और जो न्यूज़ें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। और मुझे बहुत होप है कि एक ऐसा, एक्चुअल ये बात इन्होंने ठीक की है भाई ने, कि हमारे जो पिछले रहे हैं वो फाइट करने में जरा मुश्किल होती थी, इसलिए कि उनके कॉन्टैक्ट नहीं थे, बोर्ड से इतने कॉन्टैक्ट नहीं थे, और वो इतना इनसाइड की चीजें नहीं समझते थे। और रमीज को ये सारी चीजें मालूम है कि उसे कहाँ किससे बात करनी पड़ेगी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो ये इससे हमें, मेरे हिसाब से हमें बहुत फायदा होगा इस चीज से, और जो हमें अभी इस वक्त नजर आ रहा है सब हमारे सामने है सारी चीजें कि हमें कामयाबी हुई है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इससे अच्छा करेंगे और लोग हमारे फेवर में आएंगे, इसलिए कि हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। जो लोगों ने गलत किया आज वही जो है उसमें नादिम हुए हैं बिल्कुल, और कोई वो ओहदे से मुस्तफी हो रहा है, और जाहिर है, और कुछ जो है वो टूर दोबारा करने का हमसे उन्होंने वादा कर लिया, और डेफिनेटली होगा, क्योंकि पता तो चल गया सबको कि ये जो किया है वो गलत किया है, वो जिन चक्करों में भी किया है सबको मालूम है उस चीज का। दूसरा सवाल शायद आपने टीम का T20 की टीम का बात की, या मैं भूल गया क्या? नहीं, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करने के लिए। तौसीफ साहब का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट को झटका ज़रूर लगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टूर्स की कैंसिलेशन के बाद, लेकिन पाकिस्तान उन तमाम मामला से सुरखरू होकर जो है वो बाहर सामने आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी, जो साजिश की गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होती जा रही है। बात को जारी रखेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ किस तरीके से जो है वो साजिश की गई और उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट वापस जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर आ रही है और जो साजिश की गई थी वो बेनकाब हो गई है। साथ में रमीज राजा के ऊपर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कुछ अहम इकदाम की बात की है और साथ में उन्होंने एक ब्लॉक को बनाने की भी बात की है और अब कुछ और भी चीज़ें साथ में देखने में सामने आई हैं। जब से रमीज राजा ने चार्ज संभाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे का, 3 विकेटें गिर चुकी थी, जिसमें हेड कोच और बॉलिंग कोच जनाब मिसबाह और वक़ार यूनुस ने सबसे पहले इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, CEO थे वसीम खान, वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चौथी विकेट भी गिर चुकी है और खबरें सामने आ रही हैं कि बाबर हामिद PCB के जो डायरेक्टर कमर्शियल थे वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। हैदर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से देख रहे हैं एक के बाद एक विकेटें गिरती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। जी, आपकी आवाज सही मुझे नहीं पहुंच रही, दोबारा मुझे हैदर साहब मुझे बताइएगा कि रमीज राजा जब से आए हैं तब से अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चौथी विकेट गिर चुकी है। PCB के जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं बाबर हामिद, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए ओहदे से। कहा यह जा रहा है कि वो रीज़न थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान DRS वाला जो इशू हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, उसकी वजह से जो है वो उसके रिस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी भी बिठाई जा रही थी। इससे पहले ही वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रमीज राजा के लिए मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि वो एक बहुत ही क्रिटिकल व्यू रखने वाले आदमी हैं और वो चीजों को क्विकली करना चाहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करने के आदी नहीं है। PCB का जो स्टाफ है उनको आदत पड़ गई है वो स्लो काम करने की और अपने जो उनका तरीका है वो शायद रमीज राजा को ना तो पसंद है ना वो उस हिसाब से काम करना चाहेंगे। रमीज राजा की जितनी भी मेंटल अप्रोच है वो बिल्कुल वेस्टर्न लेवल की है। वो चाहते हैं कि चीजें कंक्रीट हों और जल्दी हों और यूजफुल होने चाहिए। तो अब जो सेटअप PCB का बना हुआ है उसमें रमीज राजा, मैं समझता हूँ, शायद ना तो खुद अपने आप को सेटल समझ रहे हैं और ना ही वो स्टाफ को अपने साथ सेटल समझ रहे हैं। उन दोनों में एक मेंटल गैप आ रहा है। अब ये जो बाबर हामिद का जाना है ये तो होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर किया था कि उन्होंने एक कंपनी को ठेका दे दिया सारी ब्रॉडकास्टिंग का और उसमें DRS ना उन्होंने पूछा ना उन्होंने किया। तो DRS तो आजकल देखें जिम्बाब्वे के टूर में भी मौजूद था, वहां भी जो कंपनी थी वो भी दे रही थी। अब पाकिस्तान में इतना बड़ा लेवल पे आप टीम आ रही है न्यूजीलैंड की और आपको उसको जो है वो इतनी बड़ी फैसिलिटी जो बिल्कुल कॉमन फैसिलिटी हो चुकी है जो दुनिया भर में हर जगह होती है वो भी नहीं दे रहे हैं, तो आपकी ये हमारी तो बेइज्जती थी कि आपने कैसे किस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को ये आपने ठेका दे दिया। तो मैं समझता हूँ ये सही डिसीजन है। और रमीज राजा की दूसरी स्ट्रेटेजी है कि वो ऐसे लोग लाना चाहते हैं जो उनके साथ तेजी से काम कर सके। आप देखिए, रमीज राजा ने पिछले जब से चार्ज लिया है उन्होंने डिसीजन भी बहुत सारे लिए और लोगों से मुलाकातें की, टूर्स किए और ये एक अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप कि वो चीजों को जल्दी क्विकली मूव करना चाहते हैं। हैदर साहब, रमीज राजा ने यह भी कहा कि 4 लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फारिग करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन सालाना 13 करोड़ रुपए बचाएगा और उन्होंने ये मिसाल भी दी कि उन 13 करोड़ रुपए से वो खजाफी स्टेडियम के अंदर नई फ्लड लाइट का सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को? बिल्कुल सही है, रमीज राजा की ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है, होना भी यही चाहिए। देखिए ना, आपके पास आप PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में कम पैसे नहीं कमाता है, इतने ज्यादा पैसे। हालांकि अभी आप देखें रमीज राजा का खुद अपना बयान था कि हमारी जो बड़ी आमदनी का इन्हिसार है वो ICC के ऊपर है, यानी ICC इतने पैसे देता है, इतने ज्यादा पैसे देता है और उसका बेदरीग इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि बजाय क्रिकेट की डेवलपमेंट कुछ हो, लोगों के लिए, स्टाफ के लिए गाड़ियां और लग्जरीज लाइफ और टूर्स और ये सब। तो रमीज राजा की मैं समझता हूँ अप्रोच ये है कि वो चाहते हैं कि एक तो क्रिकेटर्स की हालत अच्छी हो और दूसरी ये क्रिकेट जहाँ खेली जाती है, ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं, उनकी हालत अच्छी हो। आप लेवल जब हाई करेंगे खुद ब खुद लोग आप अट्रैक्ट होंगे, आपका अपना लेवल क्रिकेट का भी अच्छा हो और क्रिकेट खेलने की जगह का भी। तो दोनों चीजें। अब फ्लड लाइट्स मैंने देखी हैं कज़ाफी स्टेडियम में, बाकी वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इस लेवल के नहीं है कि उसमें क्रिकेट खेली जा सके। अगर रमीज राजा ऐसा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ सबको सपोर्ट करना चाहिए। इट्स ए वेरी गुड थिंग और ये आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा एक बहुत एसेट बन जाएगा। अगर ये रमीज राजा सारे काम कर गए
तो मैं समझता हूँ ये आगे जाके एक बहुत बड़ा असासा होगा पाकिस्तान के लिए। हैदर साहब, आईसीसी ने जो है वो वर्ल्ड कप टी20 के लिए अंपायरिंग पैनल और मैच रेफरीज का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से अलीम डार और एहसन रजा अंपायरिंग के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे वर्ल्ड कप के अंदर। अलीम डार का ये छठा टी20 वर्ल्ड कप होगा जिसके अंदर वो अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि एहसन रजा जो है वो पहली बार रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को और वर्ल्ड कप के अंदर अंपायरिंग करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे पैनल को? देखें, बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान के 2 अंपायर, अलीम डार तो खैर वैसे ही पहले ही एक बहुत ही बड़ा नाम है और आईसीसी के बेहतरीन अंपायर भी रह चुके हैं 2 बार। तो अलीम डार के बाद एहसन रजा का हक बनता है, ही डिजर्व इट, क्योंकि एक तो 2009 में जो श्रीलंका की टूर जब आई थी, टीम आई थी, उस वक्त जो टेररिज्म की यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसमें वो इंजर्ड भी हो गए। तो उसके बाद उनको ये उनके लिए एक अच्छा एक स्टेप है आईसीसी की तरफ से कि उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया है कि उनकी सर्विसेज अच्छा। उसके बाद अंपायरिंग का लेवल भी एहसन रजा का बहुत अच्छा है। उनकी 80 to 90 डिसीजंस ऐसे होते हैं जो डीआरएस में कभी भी रिजेक्ट नहीं होते हैं। तो उनका अपना एक वो मुस्तनद अंपायर हैं, कॉम्पिटेंट अंपायर हैं, उनका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है, प्लेयर्स उनकी इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा स्टेप है एहसन रजा के लिए। और एहसन रजा इस वक्त दुनिया में नंबर 2 हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टी20 मैचेस में अंपायरिंग की, इंटरनेशनल मैचेस में 52 उनके हैं, 53 अलीम डार के हैं। तो एहसन रजा तो डिजर्व करते हैं बाकी दूसरे अंपायरों से ज्यादा उनकी, और उनका अपना ये पहला बड़ा कोई इवेंट होगा, मेगा इवेंट। वैसे उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप किया है, वुमेन्स वर्ल्ड कप किया है, तो एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है। अंपायर भी बहुत अच्छे हैं और क्रिकेट से बहुत चूंकि रिलेटेड रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से अंपायरिंग के लिए आईसीसी को एक अच्छा तोहफा है और ये आगे काफी आईसीसी के लिए काम आएगा। हैदर साहब, वापस बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। 4 विकेटें गिर चुकी हैं जब से रमीज राजा आए हैं। मिसबा चले गए, वखार यूनुस चले गए, वसीम खान चले गए और बाबर हामिद चले गए। और अब काफ़ी ज़्यादा क्योंकि तनकीद टीम सिलेक्शन को लेकर हो रही है, जब से वर्ल्ड कप टी20 का स्क्वाड अनाउंस किया गया था उसके बाद से ही तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया हो गया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, तो कुछ चेंजेस, तब्दीलियाँ देख रहे हैं कि 1 विकेट और गिरने वाली है चीफ सिलेक्टर की? बिल्कुल, मोहम्मद वसीम की छुट्टी होने वाली है। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद वसीम जो है वो रमीज राजा तो कभी भी उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। पहले भी उन्होंने जो टीमें सेलेक्ट की उस पर वो क्रिटिसाइज कमेंट्री के दौरान करते रहे और कहते रहे। अब वो वसीम को मैं समझता हूँ नहीं रखेंगे और जो रूमर्स हैं वो मोहम्मद अकरम को रमीज शायद चीफ सिलेक्टर बनाने का सोच रहे हैं। अगर सारी चीजें सही चली तो मोहम्मद अकरम आ सकते हैं, या हो सकता है मोहम्मद वसीम को शायद एक मौका और दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि मोहम्मद वसीम की ने पहले भी जो टीमें सेलेक्ट की उसमें काफी क्रिटिसाइज होता रहा और बाद में चेंजेस होती नहीं। अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी जो टीम बनी है उसमें भी चेंजेस की बात हो रही है। अब चेंजेस जो होती हैं वो सिर्फ उस सूरत में होती हैं जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, उसको अनफिट हो जाए, उसके लिए होती हैं। परफॉर्मेंस पे तो कभी भी नहीं होती है। आप क्या कहेंगे आईसीसी को, आप ये क्या रीजन देंगे? इनको कोई झूठा रीजन देना पड़ेगा कि वो अनफिट है, अवेलेबल नहीं है, सब चीजें। अदरवाइज आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने पहले टीम बना दी, अब टीम बनाने के बाद 1 महीने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि आप इसमें तब्दीलियां करें, तो ये सब चीजें जो हैं वो रमीज राजा जैसे आदमी के साथ नहीं चल सकती। उन्हें एक कॉन्क्रीट आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो बोल्ड डिसीजन ले, सही डिसीजन ले। तो मैं समझता हूँ शायद मोहम्मद वसीम ही अगले अटेम्प्ट होंगे जिनको बोर्ड छोड़ना पड़ेगा। हैदर साहब, कल से प्लेयर्स ने बायोसिक्योर बबल में दाखिल हो जाना है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद टीम ने रवाना होना है वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए। उसके बाद वार्म अप मैचेस भी वहाँ खेले जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले। अभी तक हेड कोच के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और कुछ हमें जो मुस्तनद ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि सकलैन मुश्ताक का नाम फाइनलाइज कर तो लिया गया है, लेकिन ये ओहदा आकिब जावेद को भी ऑफर किया गया था और शायद बात कुछ नहीं बन सकी, जिसके बाद सकलैन मुश्ताक ही कैरी करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस खबर को? आकिब जावेद होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आकिब जावेद को एक तो तजुर्बा बहुत है और फिर आकिब जावेद, अगर आपको याद हो तो 2010 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, 2009 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, तो उसमें आकिब जावेद जो थे वो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच थे। फर्स्ट कोच इंतखाब आलम थे
और उसके बाद सेकंड कोच जो थे वो आकिब जावेद थे। तो इंतहा वालम तो एजेड आदमी थे, वो इतना ज्यादा मूव नहीं करते, तो हमने देखा इंग्लैंड में कि आकिब जावेद ही ज्यादा प्लेयर्स को प्रैक्टिस कराते थे, ट्रेनिंग कराते थे और उनका ख्याल रखते थे। फिर उसके बाद फ्रेंचाइज का वो लाहौर कलंदर्स का शुरू से हिस्सा है और टीम को बनाते हैं, उसको आगे लेकर आए। फिर उसके बाद आकिब जावेद एकेडमी में भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी में भी रहे, तो आकिब जावेद ज्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन क्यों नहीं बन सके हेड कोच, ये एक ऐसा सवाल है, शायद आकिब जावेद ही इसका जवाब दे सकेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि शायद आकिब जावेद सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए नहीं कोच बनना चाहते थे, बल्कि वो आगे किसी एक लंबे टाइम के लिए बनना चाहते थे। शायद वो बात नहीं हो पाई है, क्योंकि रमीज राजा लाएंगे जो भी कोच पाकिस्तान नेशनल टीम का, वो फॉरनर होगा, बाहर से आएगा, तो इसलिए शायद आकिब जावेद को वो हेड कोच नहीं बनाना चाहते होंगे, इसलिए वो रह गया। लेकिन सकलैन मुश्ताक अब जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। देखिए कोच जो है उसका क्रिकेट में ज्यादा इतना काम होता है कि वो प्लानिंग करके दे देता है कप्तान को, लेकिन ग्राउंड में तो कैप्टन जो है वही होल सोल इंचार्ज होता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है। ग्राउंड में तो कैप्टन ने ही लड़ाना होता है। और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान के हेड कोच के लिए जो है वो कौन सी इंटरेस्टिंग चॉइस का ऐलान किया जाता है PCB की जानिब से। बात करेंगे कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच की। दोनों टीमों का ओपनिंग मैच होगा और 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सुभायन चक्रवर्ती। सुभायन, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा कि किस तरीके का बिल्डअप है, किस तरीके की एक्साइटमेंट है दोनों मैचेस को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि टिकट्स जो है वो बहुत ही जल्दी सेल आउट हो गए। कुछ चंद ही घंटों के अंदर, कुछ आवर्स के अंदर जो है वो सारे टिकट्स भी खत्म हो गए। दुबई के अंदर खेला जाने वाला है और क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है वो दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी में रहते भी हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं एक्साइटमेंट को? मुकाबला तो हमेशा से ही है और हाइप उसके अराउंड तो ऑब्वियसली हमेशा से ही रहता है, चाहे जितने दिन के गैप में ही खेल ले। और जैसे आपने कहा कि टिकट्स बहुत जल्दी ही बिक गई थी, तो एक फुल पैक्ड क्राउड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दुबई में, और मैच तो शानदार होने वाला है। पाकिस्तान टीम है तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार। वन साइडेड बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि एक अच्छा मुकाबला हो, दोनों टीमें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलें और जो बेस्ट टीम हो उस दिन वो जीते। IPL इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात UAE के अंदर खेली जा रही है और जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनकी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी वहीं IPL के थ्रू ही हो रही है। और आप किस तरीके से देख रहे हैं उनकी वर्ल्ड कप की तैयारियों को? IPL क्योंकि अभी दुबई, शारजा और अबू धाबी में ही खेला जा रहा है, तो काफी मदद मिलेगी प्लेयर्स को उस कंडीशंस में खेलने के लिए। उस पिचेस सबको पता होगा कि पिचेस कैसे प्ले कर रही है। हालांकि इंडिया के ज्यादातर मैचेस दुबई में ही हैं और सिर्फ अफगानिस्तान वाला मैच उनका अबू धाबी में है, तो पिचेस सेम ही ट्रीट करेगी जैसे अभी IPL में हमको दिखने में मिल रहा है। थोड़ा सा स्लो रहेगा, स्पिन फ्रेंडली रहेगा, बैट्समैन के लिए इतना इजी नहीं रहेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप में। बट होपफुली अभी क्योंकि ओमान में मैचेस होने वाले हैं ग्रुप स्टेजेस वाले, तो थोड़ा सा शायद टाइम मिल जाएगा कि पिचेस को थोड़ा सा रोल करके और थोड़ा सा कंडीशंस बेहतर कर पाए। बट इंडिया का एक एडवांटेज रहेगा जरूर बाकी टीमों से, क्योंकि UAE में ही IPL खेला जा रहा है। सुभायन, कुछ बात करेंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली की। उनकी जो कुछ पिछले 1 साल 2 साल के अंदर परफॉर्मेंसेस रही हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं रही, बिकॉज हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम द ग्रेट विराट कोहली वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उन्होंने कैप्टनसी से भी स्टेप डाउन करने का ऐलान किया है आफ्टर द वर्ल्ड कप। किस तरीके से देख रहे हैं आप उस वक्त एज अ प्लेयर उनको? एज अ प्लेयर IPL में भी उन्होंने कुछ अच्छी नॉक्स खेली है, 2 शानदार 50 बनाई थी उन्होंने, तो लग रहा था कि विराट कोहली का वो जो अंदाज है खेलने का वो वापस आ रहा है। पर पिचेस इस बार थोड़ी सी स्लो है, तो बैटर्स लोगों के लिए इतना इजी नहीं है इस बार UAE में, तो कंडीशंस थोड़ा वैसा है, तो इसलिए। बट विराट कोहली तो जब भी हम उतरते हैं, इंडिया एज अ टीम उतरती है, तो सारा फोकस विराट कोहली की तरफ ही रहता है। तो एक्सपेक्टेशंस तो स्काई हाई है ऑब्वियसली विराट कोहली से, और एक बेहतर टूर्नामेंट का उम्मीद है सबके तरफ से ही। और कैप्टनसी ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट T20 वर्ल्ड कप है उनका एज अ कैप्टन,
तो सारा फोकस उन पे रहेगा और पूरी टीम एक अच्छा सेंड ऑफ देना चाहेगी कैप्टन को। सुभान, कुछ बात करें, अगर एक स्टेटमेंट आया अब्दुल रज़ाक का, पाकिस्तान के ऑलराउंडर रह चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर पाकिस्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा की विकेट्स ले लेता है अर्ली मैच वाले दिन, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली अगर हम उसकी बात करें, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप रज़ाक के स्टेटमेंट को? वजाहत भाई, अगर हम पाकिस्तान की भी बैटिंग देखें तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही है उनकी बैकबोन। तो सेम हम बोल सकते हैं इंडिया में कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बैकबोन है, बट केएल राहुल इस बार आईपीएल के टॉप स्कोरर है, तो वो भी काफी फोकस में रहेंगे, काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं केएल राहुल। तो केएल राहुल एक बहुत की प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव है, श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं टीम में अभी भी, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, मैच विनर्स तो काफी है। तो मुझे नहीं लगता टी20s में मिडिल ऑर्डर का इतना ज्यादा रोल, इतना क्रूशल रोल रहेगा, क्योंकि ज्यादातर इंडिया की टॉप हैवी बैटिंग रही है, पर मिडिल ऑर्डर भी काफी स्ट्रांग है, काफी पावर पैक्ड मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर भी है। रविंद्र जडेजा वगैरह सब अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सुभान, अगर हम कुछ बात करें, क्योंकि यूएई के जो ट्रैक्स हैं वो स्पिनर फ्रेंडली हैं, सपोर्ट करेंगे स्पिनर्स को, तो आपकी जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, किस तरीके से रेट करेंगे आप उसको? स्पिन बॉलिंग अटैक तो काफी स्ट्रांग है इस बार इंडिया की। राहुल चहर को लिया गया है युजवेंद्र चहल की जगह। शायद हमें एक और चेंज देखने को मिलेगा उस स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बट वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर आ रहे हैं इस बार, तो वरुण चक्रवर्ती पे भी काफी फोकस रहेगा। आईपीएल में उनकी टीम्स ने अच्छे से रीड नहीं किया है, प्लेयर्स ने अच्छे से रीड नहीं किया है वरुण चक्रवर्ती को, तो वो एक काफी एक्सपेक्टेड रहेंगे। और रविचंद्रन अश्विन तो है ही उस स्पिन डिपार्टमेंट के एस, तो उनका भी कमबैक हो रहा है टी20s में, तो ये 3 स्पिनर काफी क्रूशल रहेंगे। और रविंद्र जडेजा का इंपॉर्टेंस तो हमें पता ही है कि इंडियन टीम में कितना ज्यादा है अभी। सुभान, अगर मैं कुछ बात करूं पाकिस्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट की, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की, तो क्योंकि जब भी पहले भी पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज होती थी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स परेशान किया करते थे इंडियन बैट्समैनों को, और इसी वजह से हमारे बॉलर्स मशहूर भी रहे हैं फास्ट बॉलर्स की। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो आप किस तरीके से रेट करेंगे हमारे बॉलर्स को, जो इस वक्त हम अपना कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हैं आपके पास? जी, मैं पर्सनली शाहीन शाह अफरीदी को काफी ज्यादा हाईली रेट करता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड के शायद टॉप 3 टॉप 5 ऑल फॉर्मेट बॉलर में से एक है मेरे हिसाब से। तो शाहीन शाह अफरीदी के 4 ओवर काफी क्रूशल होने वाले हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी उस बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करने का जिम्मा शाहीन शाह अफरीदी पे रहेगा। और काफी अच्छी डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है। हम वसीम अकरम के जमाने के टाइम पे तो नहीं रेट कर सकते, उसको कंपेयर नहीं कर सकते, पर अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। बट ऑब्वियसली इस बार थोड़ा सा अलग होगा। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, तेज बॉलिंग लाइनअप मैं बोलूंगा कि बेहतर है पाकिस्तान से। सुभान, ओवरऑल आप इंडिया की तैयारियों को, टीम कॉम्बिनेशन को, जब वर्ल्ड कप के अंदर क्योंकि जा रहे हैं खेलने के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से रेट करेंगे? जी, वन ऑफ द फेवरेट्स तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा, क्योंकि आईपीएल अभी जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यूएई में खेला गया है, तो आईपीएल का एक जो कंडीशंस सबको पता है, सारे प्लेयर्स को पता है, अच्छे ग्रूव में भी काफी प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। तो प्रिपरेशंस आईपीएल यूएई में इससे अच्छी प्रिपरेशन किसी टीम को नहीं मिल सकती। ऑब्वियसली एज अ टीम केमिस्ट्री बनाने में शायद 1-2 दिन लग जाएंगे फिर से, बट कंडीशंस क्योंकि सब प्लेयर्स को पता है, सारे ही एक्सपीरियंस प्लेयर है आज के टाइम पे, तो आईपीएल इतना खेल चुके हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ, तो प्रिपरेशंस डेफिनेटली काफी अच्छी है। और एटलीस्ट मैं फाइनल में तो देख ही रहा हूँ इंडियन टीम को। थैंक यू सुभान फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इंडिया। और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा मैच होना है, दोनों टीमें अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, सारी नज़रें उसके ऊपर ही जमी हुई हैं और तैयारियां भी की जा रही हैं उस मैच के लिए, और दोनों टीमें जो है वो कोशिश करेंगी कि उस मैच को जीतें और अपना वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ जीत के साथ करें। कल इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। सी यू एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।